Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm here for next lecture of next chapter World War II for class 12th ICSE board. And I hope you all are fine. You will listen this video very carefully. So, in the previous lecture, we have learned about the policies of Germany after World War II. So now we will also read next policies of Germany after World War II. So we have read here about two policies. Now I will start the third policy. Okay, plebiscite in Saar in 1935. ठीक है. So according to the Treaty of Versailles, Saar region was detached from Germany. So firstly, Germany. First of all, Germany. Saar is a part of Germany. Okay. So after the Treaty of Versailles, or I think after the World War One, just Saar was detached from Germany. So सार शेयर्स बॉर्डर विद जर्मनी एंड फ्रांस. जो सार था वो जर्मनी और फ्रांस के साथ बॉर्डर्स को शेयर करता था. तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अकॉर्डिंग जो सार था वो फ्रांस को दे दिया गया था. ठीक है. आफ्टर गिविंग टू फ्रांस, फ्रांस एक्सप्लॉइटेड दिस रीजन. सार ने इस रीजन को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, उसके रिसोर्सेज को वरतना शुरू कर दिया. ठीक है. नियर अबाउट 15 ईयर्स उसने इस रीजन को एक्सप्लॉइट किया. सो प्लेबिससाइट विल बी हेल्ड आफ्टर जैन 1935. जो वर्सेल्स की ट्रीटी थी उसके अकॉर्डिंग जो सार रीजन है उसमें जनवरी 1935 के बाद एक वोटिंग होगी, प्लेबिससाइट होगा. ठीक है. लोगों का नज़रिया देखा जाएगा. ठीक है, कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, फ्रांस के साथ और जर्मनी के साथ. सो नाजी पार्टी इंटरफेयर्ड इन सार रीजन. उसके बाद जो नाजी पार्टी थी, नेशनल सोशलिस्ट थे, जो हिटलर की पार्टी थी, उन्होंने इसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया रीजन में. ठीक है, जर्मनी के लोगों ने. सो कंटिन्यूड प्रोपोगंडा इन फेवर ऑफ जर्मनी, और जर्मनी के फेवर में प्रोपोगंडा भी स्टार्ट कर दिया. फिर ऐसे होते होते 1935 को एक प्लेबिससाइट हेल्ड किया गया सार रीजन में, जिसमें प्लेबिससाइट मीन्स वोटिंग हेल्ड की गई, जिसमें 90% लोगों ने जर्मनी के साथ रहने के लिए वोट की. तो ये शो कर दिया कि उनके लिए जर्मनी कितनी कितना इम्पोर्टेंट था. ठीक है. इस तरह जो था जर्मनी था, उन्होंने अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सार रीजन को भी अपने अंडर कर लिया. राइट. सो जर्मनी इंटरवेंशन इन स्पेनिश सिविल वॉर 1936. सो 1936 में स्पेन में एक सिविल वॉर हुई. तो उस सिविल वॉर में जर्मनी ने इंटरफेयर किया. ठीक है. तो जो सिविल वॉर हुई थी वो स्पेन में हुई थी, वो रिपब्लिक गवर्नमेंट में. और जो स्पेन उस टाइम था वो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, लोगों की गवर्नमेंट थी. ठीक है. एंड मूविंग टवर्ड कम्युनिस्ट्स. ठीक है. जो कि पहले तो वो पब्लिक गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. ठीक है. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक होती है, बट जो कैपिटलिज्म से वो कम्युनिस्ट की तरफ वो चला जा रहा था स्पेन. ठीक है. तो इसके लिए जो स्पेन था, स्पेन सिविल वॉर और बाद में कम्युनिस्ट की वजह से जो स्पेन सिविल वॉर ब्रोक आउट हुई वो 17 जुलाई 1936 से स्टार्ट हुई और 1 अप्रैल 1936 को वो ख़त्म हो गई. ठीक है. इस तरह से स्पेन में सिविल वॉर ब्रोक आउट हुई. मैं वो आगे बताता हूँ कि वो किन किन लोगों के बीच में हुई. ठीक है. तो जो सिविल वॉर हुई थी वो एक वो प्रो कम्युनिस्ट रिपब्लिकन गवर्नमेंट और प्रो
फासिस्ट फ्रैंको आर्मी, जो उनकी फ्रैंको आर्मी थी एक, और एक प्रो कम्युनिस्ट रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, इनके बीच में वो सिविल वॉर हुई। तो इसमें कंट्रीज सपोर्ट, जो बहुत सारी कंट्रीज से, ठीक है, हमारे देश वर्ल्ड के कंट्री के जितने भी कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, वो रिपब्लिकन्स थे, वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। और दूसरी तरफ जो हिटलर जर्मनी का, मुसोलिनी इटली का था, वो सपोर्ट किसे करते थे? फ्रैंको आर्मी को। इसलिए फ्रैंको आर्मी वो जीत जाती है, ठीक है। तो सिविल वॉर थी वो जर्मनी और इटली को और भी क्लोज कर देती है, ठीक है। इसलिए उनके क्लोज होने का मतलब यही था कि और भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज होने का मतलब यही था कि उन ये एक वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ का एक कदम था, क्योंकि इस स्पेन में इंटरफेयर करने के बाद जो लोग इसमें इंटरफेयर करने के बाद जो जितनी बड़ी पावर्स थी, जैसे फ्रांस और जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, वो कोई भी नहीं बोला उस टाइम, राइट। तो इस तरह से इटली जर्मनी को लगा कि अब वो और भी कुछ कर सकता है, तो उसने फिर कैप्चर क्या किया, रेनलैंड कैप्चर किया 1936 में। तो ये वेस्ट साइड ऑफ जर्मनी की वेस्ट साइड में है, ठीक है। जो रेनलैंड है वो डिक्लेयर्ड डीमिलिटराइज्ड जोन, वो डीमिलिटराइज्ड जोन डिक्लेयर किया गया था, डीमिलिटराइज्ड जोन डिक्लेयर किया गया था 7 मार्च 1936 को। तो हिटलर ने उसी टाइम जो रीजनल 1936 में कैप्चर किया है जर्मनी ने, ठीक है, वो डीमिलिटराइज्ड जोन डिक्लेयर किया गया था। कब डिक्लेयर किया गया था? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। उसे एक बफर स्टेट बना दिया गया था। तो ये वेस्ट साइड ऑफ जर्मनी की वेस्ट साइड में है। 7 मार्च 1936 से हिटलर अनाउंस्ड डिनंसिएशन ऑफ डिमिलिटराइजेशन क्लॉजेस ऑफ वर्सेल्स एंड लोकार्नो एग्रीमेंट। जो भी वर्सेल्स की जो ट्रीटी हुई थी, ठीक है, उस ट्रीटी और लोकार्नो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो रीजनल लैंड था वो डिमिलिटराइज्ड कर दिया गया था, ठीक है। इस तरह से जो एरिया था ये वो डिमिलिटराइज किया था, बट हिटलर ने अनाउंस कर दिया कि वो इन शर्तों को नहीं मान रहा, ठीक। इस तरह से उसने बाद में 1936 को रीजनलैंड को भी कैप्चर कर लिया। और उसके बाद उसने रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस 1936-7 में एक समझौता है रोम, बर्लिन और टोक्यो के बीच, ठीक है। रोम इटली, बर्लिन जर्मनी और टोक्यो जापान की कैपिटल है। सो इसमें एक पैक्ट हुआ था, समझौता 1936 में, उसे बोलते हैं एंटी कॉमिनटर्न पैक्ट, ठीक है। जो एंटी कॉमिनटर्न पैक्ट था वो 25 नवंबर 1936 को हुआ था साइन। जो फर्स्टली जर्मनी और जापान के बीच साइन हुआ था, जो बर्लिन में हुआ था, ठीक है। सॉरी, आई हैव रिटन जापान, जहाँ पे अब मैंने जर्मनी लिखना था, ठीक है। तो बर्लिन में हुआ था। और अगेंस्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल की कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनके वो अगेंस्ट हुआ था, ठीक है। सो बाद में 1937 को इटली ने इसे ज्वाइन कर लिया, इसलिए ये रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस 1937 था, ठीक है। और उसके बाद ये नॉन एज रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस हुआ। सो न्यू पावर्स अगेंस्ट ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है। जो ये एक गुट बना था, ठीक है, जो एक एंटी कॉमिनटर्न पैक्ट बना था, ठीक है, ये किसके अगेंस्ट था? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के। इस तरह से ये एक गुट दूसरे गुट के आमने सामने आ गया, जो एक कारण बन गया वर्ल्ड वॉर 2 का। फिर उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया 1938। जो हिटलर था उसको ऑस्ट्रिया में बहुत ही इंटरेस्ट, हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन ऑस्ट्रिया। तो क्यों इंटरेस्ट था ऑस्ट्रिया में? क्योंकि वो ऑस्ट्रिया का बॉर्न था, ठीक है, और वो चाहता था कि वो जर्मनी का पार्ट हो। तो ऑस्ट्रिया था वो सेपरेटेड किया गया
सेपरेटेड फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। जो वर्सेल्स की ट्रीटी थी उसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रिया को सेपरेटेड किया गया, है ना। और उसकी यूनियन इन फ्यूचर वाज फॉरबिडन, कि वो भविष्य में किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हिटलर ने एक बुक लिखी थी, मेन कैम्प, ठीक है। हिटलर द्वारा लिखी गई थी ये बुक, रिटन 1925, और उसका जो वॉल्यूम 2 था वो 1926 में आया था, ठीक है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल मैनिफेस्टो था, ठीक है। ये हिटलर द्वारा अपने आप लिखा गया था। जो बुक अपने आप लिखी गई हो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा मैनिफेस्टो था। इसमें क्या लिखा गया था फर्स्ट लाइन में कि जर्मन ऑस्ट्रिया मस्ट रिटर्न टू ग्रेट जर्मन मदरलैंड। जो जर्मनी ऑस्ट्रिया है, ठीक है, वो वापस होना चाहिए। किसे वापस होना चाहिए? जर्मन मदरलैंड, ठीक है। जर्मन मदरलैंड मीन्स जर्मन, जो ऑस्ट्रिया भी बोल रहा था कि जर्मन का पार्ट है, ठीक है। जो जर्मन लोग जर्मन लैंग्वेज, डच लैंग्वेज बोलते हैं, वो ऑस्ट्रिया में भी रहते हैं, इसलिए वो ऑस्ट्रिया भी जर्मनी का पार्ट होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद हिटलर वांटेड द यूनियन नॉन एज, ठीक है, नेशनल्स, ठीक है। जो ये वर्ड जर्मन लैंग्वेज का है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड। ये वर्ड है, इसका मतलब था कि रेफर्स टू एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया की नेक्सेशन किसमें? जर्मनी में, ठीक है। तो जो 25 जुलाई 1934 को एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट में क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रियन नाजीज थी, जो जर्मनी की नाजी पार्टी को फॉलो करते थे, उन्होंने अटैक कर दिया किसके ऊपर? ऑस्ट्रिया के चांसलर के ऊपर, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर के ऊपर उन्होंने, जो चांसलर था डोल्फस था, उसको अटैक कर दिया, और बाद में वो अटैक की वजह से डाइड हो गया, ठीक है। तो फिर ऑस्ट्रिया वाज बफर स्टेट बिटवीन जर्मनी एंड इटली। जो ट्रीटी हुई थी वर्सेल्स की, उसके अकॉर्डिंग जो ऑस्ट्रिया था वो एक बफर स्टेट था जर्मनी और इटली के विचकार, ठीक है। तो जब ये सिविल वॉर, सॉरी, जब ये अटैक हुआ उस चांसलर के ऊपर ऑस्ट्रिया के, ठीक है, तो इटली ने 3 बटालियंस सेंड की, जो ये विरोध हो रहा था, ठीक है, नाजी पार्टी का। तो उसको दबा दिया गया, ठीक है, इटली द्वारा, ठीक है। इसमें जो नाजी थे वो फेल हो गए पावर को कैप्चर करने के लिए। तो इसको देखते हुए जब इटली ने इंटरफेयर किया, इसको देखा कि जो फ्रांस है, इंग्लैंड है, जहाँ रशिया है, अमेरिका है, उन्होंने इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं दी। तो वो अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहता था। वो ड्रीम कौन सा था? एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया टू जर्मनी। तो उसके बाद उसने नाजीज उसने ऐसी जो एक्टिविटीज़ चलाई ऑस्ट्रिया में कि नाजीज ने कंपेल्ड करना शुरू कर दिया ऑस्ट्रियन चांसलर को कि वो अपने जो फॉरेन अफेयर्स हैं जर्मनी के साथ अफेयर्स हैं, वो जर्मनी की डायरेक्शन के ऊपर करें। तो इसलिए उन्होंने एक नाजी मिनिस्टर भी अपॉइंट कर दिया फॉरेन अफेयर्स के लिए। देन 14 मार्च को क्या हुआ कि 1936, राइट, आई वांट टू सी 1934 को 14 मार्च को क्या हुआ कि जर्मनी पोर्ड ट्रूप्स इनटू ऑस्ट्रिया, ठीक है। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया में ट्रूप्स मीन्स फौज को भेजना शुरू कर दिया। तो इनकॉर्पोरेटेड विद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के साथ कॉर्पोरेट नहीं किया, ठीक है, कॉपरेशन नहीं किया, ठीक है। एंड जो वर्ड था एंचलस, ठीक है, वाज कम्प्लीटेड। तो 14 मार्च 1935 को के बाद जो था ऑस्ट्रिया था वो जर्मनी के पार्ट बन गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो जर्मनी की पॉलिसीज़ थी वो ऐसे चलती रही। तो जो
नेक्स्ट जो पावर्स दूसरी थी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, वो ऐसे कैसे बियर कर सकते थे कि जर्मनी ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। तो इन पॉलिसीज़ की वजह, ये पॉलिसीज़ जो जर्मनी की थी, ये भी एक वजह थी कि वर्ल्ड वॉर 2 हो। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव लर्नड नंबर ऑफ थिंग्स दिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज मैसेज इन माई बॉक्स एंड watch this video again and again for your better understanding. Thank you so much.